वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर सोशल साइंस का। जितने भी आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न सेम इसी पे आने वाला है। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो सेम इसी पैटर्न पे आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है ये प्रश्न पत्र 5 खंडों विभाजित है। इस प्रश्न पत्र के अंदर 5 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, यानी क ख ग घ ढ। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं। यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है। आंतरिक चयन उपलब्ध का मतलब है कुछ प्रश्न आपके ऑप्शनल है, उनमें से किसी एक प्रश्न को करना है। ऑप्शनल है का मतलब है जैसे कि आपको कुछ दो में से एक करना है, अथवा ये और देके दिया हुआ है तो आपको दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना। जहां पर और ये अथवा दिया गया है तो वहां पर आपको दोनों में से एक की चॉइस मिलेगी बच्चों। पॉइंट 3 में आपके बोला है कि सभी प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। उनको बताया गया कि हर क्वेश्चन के सामने आपको मार्क बताए गए हैं। सेक्शन ए में 1 से 27 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के। सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, या तो आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना होता है, या फिर जो आपका आंसर होता है वो 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस का होता है। खंड खा में प्रश्न संख्या 28 से 31 तक 3 अंक के प्रश्न है। लघु उत्तरीय, जिसका आंसर आपको 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी तकरीबन 4 से 5 आपकी मैक्सिमम लाइनें हैं। खंड ग में 32 से 35 तक के 4 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय यानी कि जो लंबे लंबे होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 120 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि आप हाफ पेज या 1 पेज से ज्यादा नहीं दे सकते। अब है आपका खंड घ, जिसमें आपके 36 से 39 तक प्रश्न है और प्रत्येक में 5 प्रश्न है। योग्यता आधारित केस। योग्यता आधारित केस का मतलब है कि आपको कोई भी एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको आपको रीड करना है और उससे ही आपसे कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आध का क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा पैराग्राफ में और कुछ के क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेंगे। अब है इसका पॉइंट 8। यहाँ पर आपसे बोला गया है खंड ड, प्रश्न संख्या 40 में एक मानचित्र है और जो 4 अंक का है। ठीक है, इसमें आप मानचित्र से एक इतिहास से संबंधित, दो दो भूगोल से संबंधित और 3 अंकों का मानचित्र है। ठीक है, मानचित्र आधारित प्रश्न 40 के स्थान पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अलग तरह के प्रश्न है। चलिए बच्चों, आपने जनरल इंस्ट्रक्शन समझे। अब हम शुरू करते हैं आपका सेक्शन है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 में से एक चुनना है। सबसे पहला आपका पॉइंट 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। तो उत्पादन का कारक इसमें से कौन नहीं है। भूमि उत्पादन का कारक होता है, श्रम भी होता है, पूंजी भी होता है। तो यहाँ लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि पूंजी भी उत्पादन का कारक है, श्रम भी उत्पादन का कारक है और पूंजी भी उत्पादन का कारक है और भूमि भी उत्पादन का कारक है। तो आपका ऑप्शन डी है वो गलत होगा। पर यहाँ ऑप्शन डी में भी कुछ बात लिखी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, पर ये उपरोक्त सारे ही हैं। तो आपका यहाँ ये एरर है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं नहीं होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि उपरोक्त सभी, ये नहीं नहीं होना चाहिए। अब है आपका पॉइंट क्वेश्चन 2। मेरा मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, बताइए कि वो कौन सा देश है। तो एक ऐसे देश का नाम बताना है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। भूटान की सीमा भारत के साथ लगती है, तजाकिस्तान की नहीं लगती, बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है और नेपाल की भी लगती है। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे। इसमें से कौन भारतीय संविधान के सदस्य नहीं। आप ध्यान रखना, नहीं वाले क्वेश्चन पे आप ज़्यादा एम्फेसाइज यानी कि जोर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यशपाल सिंह थे, जो महात्मा गांधी जी थे वो इसके सदस्य नहीं थे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। अब एक गलत मिलान की पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट मैच हुआ है। रोबेस्फेयर शासक था, बिल्कुल सही। लुई सोल्वी शासक था, बिल्कुल सही। नेपोलियन शासक था, बिल्कुल सही। तो जो आपका ऑप्शन बचता है वो होता है सी। तो सी यहाँ पर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जॉन लोक शासक नहीं था। अब है आपका पॉइंट 5। 1794 तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी। 1794 तक फ्रांस की मुद्रा यानी कि वहां की करेंसी कौन थी। लिब्रे, रुपया, डॉलर, टका। तो वहां की थी लिब्रे। लिब्रे करेक्ट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इंग्लिश में भी वही ऑप्शन होगा जैसे ए ऑप्शन यहाँ पर हिंदी में है, तो इंग्लिश में भी इसी का ए ऑप्शन होगा लिब्रे। ठीक है, टाइल से आप क्या समझते हैं। ये टाइड है, तो ये क्या है।
सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर, फ्रांस की मुद्रा तो लिब्रे थी। चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये डी और बी तो आपका पहले ही कट गया। टाइल क्या था? टाइल एक ऐसा टैक्स था जो चर्च द्वारा वसूला जाता था, तो जो आपका ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक होता है आपका असर्शन और दूसरा होता है रीजन। दूसरा कारण कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अरुणाचल एवं गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही बात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, गुजरात इधर है, अरुणाचल प्रदेश इधर है, 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही बात है। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है। आपका जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका ए वाले में क्या होता है, जो आपका संकल्पना यानी कि असर्शन और जो कारण दोनों सही है। ये इसके ना ऑप्शन सारे सेम ही होते हैं लगभग, ये चारों ऑप्शन हमेशा ऑलवेज सेम ही आते हैं। जैसे पहले में क और स और का दोनों सही होते हैं। दूसरे में क्या होता है कि स सही होता है, स और का दोनों सही होता है, पर जो का होता है वो उसकी सही तरह से व्याख्या नहीं करता। और तीसरे में क्या होता है, आपका स सही होता है पर कारण गलत होता है, इसमें कारण सही होता है पर स गलत होता है। तो ये हमेशा सेम ही आते हैं। अब है आपका प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो लोकतंत्र के फेवर में है? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बिल्कुल करेक्ट। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छे से सुलझाती है, बिल्कुल सही। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं, बिल्कुल सही। तो ये आपका ए बी सी सही था, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। अब है आपकी प्रश्न संख्या 9। इसमें भी आपके पास एक संकल्पना और एक कारण है। जिन देशों के पास संविधान है वे देश लोकतांत्रिक हो, ये जरूरी नहीं। ये बात सही है बिल्कुल कि जिन देशों के पास संविधान होते हैं जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक हो। संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है। तो यहाँ पर संकल्पना सही बात है कि जो देश के पास संविधान है जरूरी नहीं वो लोकतांत्रिक हो। जो संविधान होता है वो सिर्फ शासन की पद्धति के बारे में जानकारी नहीं देता। तो आपकी जो संकल्पना है वो तो ठीक है, पर जो इसका जो कारण है वो सही तरह से इसकी व्याख्या नहीं करता। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों सही है पर उसकी सही तरह से व्याख्या नहीं कर रहा। अब है आपका प्रश्न संख्या 8। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और दूसरा था आपका मजदूर वर्ग। तो 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी वही नीचे दिए गए प्रश्नों में आपको एक असर्शन दिया गया है और दूसरा एक रीजन दिया गया है। गांव में मौसमी बेरोजगारी बहुत आयात यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी बच्चों एक ऐसी बेरोजगारी होती है जो विशेषता किसी विशेष मौसम में आती है। जैसे कि अगर कोई जैसे गेहूं की खेती कर रहा है तो एक विशेष मौसम में उसके पास गेहूं की खेती का काम होगा, क्योंकि जो कोई भी फसल होती है एक विशेष मौसम में ही तो उगती है, और दूसरे उस मौसम में उसकी फसल नहीं होगी तो वो खाली बैठा रहेगा। तो मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें आपके पास एक मौसम में तो काम होता है और दूसरे मौसम में काम नहीं होता। तो यहाँ पर बोला गया गांव में मौसमी बेरोजगारी बहुत आयात में पाई जाती है, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। अब कारण है कृषि पर आश्रित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है, दोनों ही बात सही है। और इसका जो असर्शन का रीजन भी सही बताया, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन स्कूल चले हम के द्वारा, कार्यक्रम बताना है काम के बदले अनाज के द्वारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा। तो जो आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ये तय किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिनों तक काम मिलेगा, और ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई थी। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के पास काम नहीं है, सरकार को के पास उस व्यक्ति को देने के लिए काम नहीं है, तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अब है आपका प्रश्न संख्या 13। पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया डैश है। पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि है। वहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं वो कृषि आधारित गतिविधियाँ करते हैं, यानी कि फार्मिंग इज द, यहाँ पर आपका आएगा फार्मिंग। अब है आपका प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है रेखांकित तथ्यों को सही करके वाक्य को लिखिए। द रिसिप्ट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना
रूसो ने की थी। तो यहाँ पर जो रूसो है वो एरर है, तो आपको यहाँ करेक्ट करके लिखना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर आएगा मॉन्टेस्क्यू। तो किसने इसकी रचना की थी? द रिसिप्ट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना बच्चों मॉन्टेस्क्यू ने की थी। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, ये इधर मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू ने की थी। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया सत्य अथवा असत्य बताइए। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल की पैदावार करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ऐसा पूछा गया है कि अगर एक साल के अंदर किसी भी भूमि के टुकड़े पर एक से ज़्यादा फसलें करते हैं तो बहुविध फसल प्रणाली कहता है। सही या गलत? तो यहाँ पर आपका आएगा सही, यानी कि ट्रू। अगर हम एक से ज़्यादा फसलें करते हैं तो बहुविध प्रणाली कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति रोजगार में है या बेरोजगार में। दिनेश दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर है। वे प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाते हैं जबकि प्रचलित दैनिक मजदूरी उनकी आय से अधिक है। तो यहाँ पर बताना है कि व्यक्ति रोजगार में है या बेरोजगार में। तो आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर है, यानी कि उसके पास रोजगार तो है और वो 150 रुपये भी कमा रहा है, बट जबकि उसके दैनिक मजदूर से आय कम है। पर कोई बात नहीं, वो काम तो कर ही रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपका आएगा, आपको बताना है कि वो रोजगार में है या बेरोजगार में। तो वो रोजगार में, क्योंकि उसके पास काम तो है, चाहे उसको पैसे कम मिल रहे, पर वो रोजगार की स्थिति में है। तो जो आपको बताना है वो रोजगार की स्थिति में है। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए एक परिभाषित शब्द बताना है। तो आपके लिए एक वर्ड देना है इसको। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। हम सब इस तरह से बिहेव करें कि जैसे हम सब एक परिवार के सदस्य हो और कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना समझे। तो ये ऐसी कौन सी स्थिति होगी? तो आप ये लिखेंगे, यहाँ पर होगा सामाजिक समानता, यानी कि सोशल इक्वालिटी। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी एक दूसरे को क्या समझते हैं? इक्वल समझते हैं। तो सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्वालिटी एक सही शब्द है इसके लिए। प्रश्न संख्या 18। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई डैश ने की। तो सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किसने की? जनरल परवेज मुशर्रफ। तो आप यहाँ लिखेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ ने अगुवाई की। इंग्लिश में भी वही है, जनरल परवेज मुशर्रफ। प्रश्न संख्या 19। यहाँ पर आपसे पूछा गया है महिमा मालाबार तट पर है। वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि वे पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिमी तटीय मैदान पर। बताइए वर्तमान में महिमा भारत के किस तटीय मैदान पर है? तो जो मालाबार तट है ना बच्चों, वो केरल में पड़ता है। तो आप ये देखेंगे केरल इस तरफ पड़ता है ना। और ये वाला हिस्सा होता है वो पूर्व का होता है और जो ये वाला हिस्सा होता है वो होता है पश्चिम का। तो ये किस तरफ पड़ गई? ये पड़ी पश्चिमी तटीय मैदान पर। तो आप क्या लिखेंगे कि जो महिमा है वो पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है। आपको मैप के हिसाब से बताना है। अब है आपका प्रश्न संख्या 20 जिसमें आपसे पूछा गया है समानता शब्द से आप क्या समझते हैं? समानता क्या होती है? समानता से हमारा अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए, उसको भी वो समान हक प्राप्त हो जो बाकी अन्य लोगों को प्राप्त होते हैं। अब है इसके आपसे अथवा पूछा गया तो आपके पास चॉइस है, या तो आप समानता लिखे या फिर न्याय लिखे। अब आप न्याय शब्द को भी से क्या समझते हैं? न्याय शब्द से हम ये समझते हैं कि न्याय से सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के हो, चाहे वो ऊंचे हो या नीचे हो, अमीर हो या गरीब हो, वीआईपी हो या नॉर्मल हो, सभी को एक साथ जैसा न्याय मिलना चाहिए। अब है आपका प्रश्न संख्या 21। मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है? मानव पूंजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव पूंजी जो होते हैं ना उसके पास उत्पादन करने के लिए की क्षमता होती है, क्योंकि मानव पूंजी एक ऐसी पूंजी है जो अन्य पूंजी का उपभोग कर सकती है, उपयोग कर सकती है। जैसे कि आपका श्रम का उपभोग मानव पूंजी कर सकती है, भूमि का उपयोग मानव पूंजी ही कर सकती है, और पूंजी का उपयोग यानी कि जो भौतिक पूंजी होती है उसका भी उपयोग कौन कर सकता है? मानव पूंजी कर सकती है। तो सिर्फ मानव पूंजी ही एक ऐसी पूंजी है जो बाकी पूंजियों का उपभोग कर सकती है, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। अब है आपका प्रश्न संख्या 22। भारत की स्थल सीमा रेखा का विस्तार बताइए। भारत की स्थल सीमा रेखा का विस्तार है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 23।
लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क लिखने, विपक्ष का मतलब कि आपको लोकतंत्र की आलोचना में या लोकतंत्र के फेवर में नहीं हो तो आप उसमें लिखोगे। लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क होगा कि इसमें निर्णय लेने में देरी होती है, भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। तो आपको एक लिखना है, आप लिख सकते हो कि लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क यह है कि इसमें निर्णय लेने में देरी होती है। प्रश्न संख्या 24, बेरोजगारी को परिभाषित करें कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी एक वह दशा है या एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम करने योग्य है, काम करने इच्छुक है, परंतु उसके पास कोई काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं कि वो काम करने इच्छुक है, काम करने योग्य है, परंतु उसके पास कोई भी काम नहीं है। तो ये दशा बेरोजगारी कहलाती है। अब है आपका प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं। समाजवाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज की सारी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार के अधीन होती है और सरकार ही का मतलब उन सारी संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और समाज के सभी वर्गों को उन सब में बराबर बराबर बंटवारा किया जाता है। तो वो स्थिति समाजवाद कहलाती है। सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम बताइए। तो एक नदी का नाम बताना है सिंधु नदी तंत्र की। तो इसमें आप लिख सकते हैं सतलुज। सतलुज जिसकी एक नदी है, सतलुज जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की किस नदी तंत्र का हिस्सा है। जो नर्मदा नदी है वो किस नदी तंत्र का हिस्सा है। नर्मदा नदी नर्मदा द्रोणी का हिस्सा है और इसमें शकरा, दुग्धी, तांबा जल आदि इसका हिस्सा है। तो ये इसका आंसर था। अब है आपका प्रश्न संख्या 27, लोकतंत्र को परिभाषित करें कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। लोकतंत्र को परिभाषित करने की जो परिभाषा है वो ये है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की है, जो लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा ही बनाई गई हो। ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार या लोकतंत्र बोलते हैं।